हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है ये इंडिया आ रहे हैं और इनकी इंडिया विजिट में कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स जो हैं ये साइन किए जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। सुबह हमने बात करा कि कैसे S-400, S-500 और Su-57 से लेकर जो नया रेडॉस पैक्ट है उसको लेकर चर्चा यहाँ पर होने वाली है। पर दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर हैं जिनको लेकर चर्चा होगी और आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो एक जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर होगा ये ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन को लेकर होगा, यानी कि ब्रह्मोस NG को लेकर। और ANI की रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो डिस्कशन होने वाला है उसमें ब्रह्मोस NG के डेवलपमेंट और उसकी रेंज एक्सटेंशन पर भी चर्चाएं होंगी। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ब्रह्मोस NG करंट ब्रह्मोस से वजन में करीबन आधी होगी। करंट ब्रह्मोस ऑलमोस्ट 3 टन की है, जो ब्रह्मोस NG होगी ये 1.2 से 1.5 टन के अप्रॉक्स की होगी। और उस मिसाइल में ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि करंट ब्रह्मोस के हैं, लेकिन साइज़ छोटा होने की वजह से हो सकता है वॉरहेड की मात्रा कम हो और रेंज कम हो। तो रेंज वहाँ पर इनिशियली 290 किलोमीटर की बताई जा रही थी, लेकिन ANI की रिपोर्ट में कहा गया है कि हो सकता है यहाँ पर रेंज को 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जाए। तो करंट ब्रह्मोस ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम होगी। ब्रह्मोस NG जो है ये 400 किलोमीटर की रेंज तक स्ट्राइक करने में सक्षम होनी चाहिए। मोस्ट लाइकली जो टेक्नोलॉजीज एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस को डेवलप करने में यूज़ करी जाएगी उसको ब्रह्मोस NG में भी इस्तेमाल किया जाएगा और वहाँ पर हमें रेंज एक्सटेंशन दिखाई देगा। तो 400 किलोमीटर की रेंज का मतलब ये है कि ये आपको प्रॉपर स्टैंड ऑफ रेंज प्रोवाइड करा देगी, जो कि करंट ऑपरेशनल ब्रह्मोस की है। अभी जो हम ब्रह्मोस यूज़ कर रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट हिट करने में सक्षम है। तो अगर आपको सिमिलर कैपेबिलिटी मिल जा रही है एक छोटे फॉर्म फैक्टर में जहाँ पर आपका वज़न भी कम है, तो ये इसे एक आइडियल मिसाइल बना देगा मल्टीपल छोटे वॉरशिप से कैरी करने के लिए, सबमरीन से कैरी करने के लिए और सबसे बड़ी बात फाइटर प्लेटफॉर्म से कैरी करने के लिए, जिनके साथ ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने यही देखा है। तो इनकी जो हाई स्पीड है वो हेल्प करती है फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने के बाद बहुत क्विकली अपने टारगेट तक पहुंचने में, जिसकी वजह से रिएक्शन टाइम यहाँ पर कम बनता है और साथ में जो मिसाइल की ट्रैजेक्टरी है ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देती है इनको इंटरसेप्ट करना। तो इसलिए इनके जो लाइटर वर्जन्स हैं वो जब फाइटर प्लेटफॉर्म से कैरी किए जाएंगे तो एक फाइटर एयरक्राफ्ट की एयर टू सरफेस स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी को ये काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करेंगे। फिलहाल Su-30 MKI से ये मिसाइल कैरी करी जाते हैं क्योंकि बहुत हैवी है। हैवी मिसाइल होने का मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट की भी मनोवरेबिलिटी अफेक्ट होती है। तो लाइटर वर्जन ज़्यादा ऑप्टिमाइज होंगे एयर टू सरफेस ऑपरेशंस के लिए, जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले भी एक्सप्लेन किया था। ये LCA-30 से भी कैरी किए जाएंगी, MiG-29 से भी कैरी की जाएंगी और हो सकता है इनको रफाल और मिराज से भी इंटीग्रेट किया जाए। बाकी सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है ब्रह्मोस के जो दूसरे वर्जन्स की बात चल रही है उसमें हाइपरसोनिक वर्जन भी हो। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि बहुत पहले प्रोजेक्ट था ब्रह्मोस 2 मिसाइल का, जो कि एक्चुअली हाइपरसोनिक वर्जन होने वाला था। कई डिफेंस एग्जीबिशंस में मॉडल्स को शोकेस भी किया गया था और कहा जा रहा था कि रशिया और इंडिया मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, पर बीच में फिर इसकी रिपोर्ट्स आना बंद हो गई और इंडिया अपने डोमेस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगा। लेकिन अब कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं कि यहाँ पर चर्चाएं दोबारा स्टार्ट हो सकती हैं और ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन पर भी दोनों कंट्रीज काम करना स्टार्ट कर सकती हैं। तो 2023 में रिपोर्ट्स आ रही थी कि हो सकता है रशिया TOT दे 3M22 जिरकॉन मिसाइल की, जिस पर ब्रह्मोस 2 बेस्ड हो और ब्रह्मोस 2 काफ़ी हद तक जिरकॉन जैसे दिखती भी है। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि हो सकता है दोनों कंट्रीज जिरकॉन के एक वेरिएंट को बनाए जिसको ब्रह्मोस 2 कहा जाए। बट अगेन अभी इस पर कोई भी कंक्रीट रिपोर्ट नहीं है। जब तक कंफर्मेशन ब्रह्मोस एरोस्पेस की साइड से नहीं आता तब तक हम अपनी साइड से इस पर कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन ये चीज़ तय है कि ब्रह्मोस के डिफरेंट वेरिएंट्स को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। ब्रह्मोस 2 पर तो एक्टिवली काम चल रहा है, बाकी दूसरी मिसाइल्स पर क्या प्रोग्रेस है इसके बारे में कंक्रीट नहीं कहा जा सकता। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो हमने 2019 के अराउंड एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था रशिया के साथ INS चक्रा 3 को लीज करने का, जो कि करीबन $3 बिलियन की डील थी और यहाँ पर अकुला क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हमारे द्वारा लीज करी जानी थी। तो ये तीसरी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जो कि हमारे द्वारा रशिया से लीज करी गई है। ये सबमरीन एक्चुअल में हमें 2025 तक मिल जानी चाहिए थी। करीबन 10 साल का लीजिंग पीरियड यहाँ पर है, लेकिन अब जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है ये 2028 तक चली गई है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये सबमरीन जो कि फॉर्मर अकुला क्लास की K391
ब्रास्क है ये डीप अपग्रेड में जा रही है, उनको रिफिट किया जा रहा है और 2023 से ही ये काम चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो नेविगेशन सिस्टम है इनको अपग्रेड किया जा रहा है, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, EW कैपेबिलिटीज, वेपन लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज और रिएक्टर में भी यहाँ पर अपग्रेड्स किए जा रहे हैं। तो अब इन मेजर अपग्रेड्स के बाद यहाँ पर सी ट्रायल्स किए जाएंगे जो कि 2026 से 2027 तक चल सकते हैं, जिसके बाद ये इंडिया को हैंडओवर करी जाएंगी और फिर इनमें इंडिया के हिसाब से मॉडिफिकेशन किए जाएंगे और ये 2028 तक चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपग्रेड किए जाएंगे इंडिया द्वारा, उसके अंतर्गत ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पर ये मिसाइल सबमरीन की टोर्पीडो लॉन्चिंग ट्यूब से लॉन्च होने में सक्षम होंगी। तो ये ब्रह्मोस NG हो सकती हैं जो कि बनाई जा रही हैं, करंट ब्रह्मोस से साइज में आती हैं जैसा कि हमने बताया, क्योंकि जो करंट ब्रह्मोस है इनका डायमीटर 0.6 मीटर का है, वहीं पर जो टोर्पीडो ट्यूब है ये 533 मिलीमीटर की होती हैं। तो टोर्पीडो ट्यूब से ज़्यादा डायमीटर मिसाइल का है, इसलिए करंट ब्रह्मोस इनसे उन टोर्पीडो ट्यूब से लॉन्च नहीं हो सकता। लेकिन इन सबमरीन्स में 4 533 मिलीमीटर की टोर्पीडो ट्यूब्स तो हैं, साथ में 4 650 यानी कि 650 मिलीमीटर की टोर्पीडो ट्यूब्स भी हैं, जहाँ से आप करंट ब्रह्मोस को लॉन्च कर सकते हैं। बाकी ब्रह्मोस को सबमरीन लॉन्च करके देखा जा चुका है, तो ब्रह्मोस इनसे लॉन्च होने में सक्षम होंगी। बाकी ये सबमरीन क्रूज मिसाइल्स पहले से ही लॉन्च करती हैं। उसके बाद जो डोमेस्टिक टोर्पीडोज हम डेवलप कर रहे हैं वो भी इनमें इंटीग्रेट करे जाएंगे और ये सबमरीन्स करीबन 10 साल के लिए इस्तेमाल करी जाएंगी और मोस्ट लाइकली ये लास्ट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होगी जो कि हम रशिया से लीज कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे द्वारा अब खुद डोमेस्टिक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पर काम किया जा रहा है। तो ये जो अकुला क्लास की सबमरीन्स हैं ये ऑलमोस्ट 8000 टन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन है और 110 मीटर लंबी है। तो ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट सबमरीन्स है, काफ़ी ज़्यादा कैपेबल भी हैं। अगर हम पर्टिकुलरली ब्रास्क की बात करें तो ये सबमरीन 1989 में कमीशन करी गई थी और 2022 में इसको डिकमीशन किया गया था, जिसके बाद इसको रिफिट किया जा रहा है। तो ये बात हम आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे कि यहाँ पर कौन सी सबमरीन इंडियन नेवी को लीज करी जाएगी। पहले यहाँ पर बात चल रही थी समारा की भी, जो कि K295 है, जो इससे नई सबमरीन है और 1995 में ही कमीशन करी गई थी। इवन जो आपकी चक्रा 2 थी ये नरपा थी, जो कि 2009 में ही कमीशन करी गई थी और 2012 से ही इंडिया को लीज करी गई थी। तो इनके कंपैरिजन में जो ब्रास्क है ये काफ़ी पुरानी है, 1989 में ही कमीशन हुई थी। लेकिन 2 सबमरीन ही यहाँ पर लीज करी जा सकती थी, ब्रास्क या फिर समारा। समारा जैसे कि आपने बताया ज़्यादा नहीं है, 1995 में ही रशियन नेवी में कमीशन हुई थी। पर रिपोर्ट्स यही सजेस्ट करती हैं कि ब्रास्क ही यहाँ पर मॉडिफाई करी जा रही है इंडियन नेवी को लीज करने के लिए। वहीं पर एक और सबमरीन थी जो कि 42% कंस्ट्रक्ट हुई थी और ये भी इंडिया को दी जा सकती थी। यहाँ पर हम इरबिस की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है यही सबमरीन दे दी जाए, पर ब्रास्क का यहाँ पर आना सरप्राइजिंग था। और थोड़ी कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर हो गई थी, क्योंकि ये सबमरीन कही जा रही थी कि हो सकता है स्क्रैप कर दी जाए और इसके लिए हम $3 बिलियन पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डीप मॉडिफिकेशन भी किए जा रहे हैं, जैसे कि हमने बताया, तो 10 साल का लीज हो सकता है हमारे लिए वर्थ हो। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।